हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। इससे पहले का हम सात क्लास कर चुके हैं। वो सातों के साथ क्लास अगर देख लेंगे तो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और ये एग्ज़ाम हम लोग मतलब टीचिंग से रिलेटेड है, अदर कॉम्पिटिटिव के लिए इम्पोर्टेंट है। और चूँकि ये INM है, यानी कि इंटरनेशनल नेशनल मोमेंट है, तो मॉडर्न हिस्ट्री तो हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध, इसके पहले की सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं, आप पीछे वीडियो में देख सकते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में देखें तो शॉर्टकट में देखें, फिर डिटेल करेंगे। मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी, मराठा पेशवा और आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध 1, 2, 3 हुआ है। 1775 से 1782, 1803 से 1805, 1816 से 1819। छत्रपति शिवाजी के बारे में देखें तो 27 में जन्म हुआ था, 1627। 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। और शिवनेर दुर्ग में, यानी महाराष्ट्र में जन्म हुआ। शिवनेर दुर्ग में साहू जी पेशवा पद का शुभारंभ किए थे। जो साहू जी हैं उन्होंने पेशवा पद का शुभारंभ किया था। 1713 से 1720 बालाजी बाबा विश्वनाथ सॉरी बाबा विश्वनाथ, एक्चुअली मैं जा रहा हूँ घूमने, इसलिए बाबा विश्वनाथ का याद आ रहा है। 1713 से लेके 1720 तक बालाजी विश्वनाथ। 1720 से लेके 1740 तक रहे बाजीराव प्रथम। 1740 से 1761 बाजीराव। 1761 से 1772 माधव राव। 73 में आए रघुराव। 74 से 95 माधव नारायण राव। ये माधव राय हैं, ये रघुराव हैं। माधव नारायण राव। 1795 से लेकर 1851 सबसे लंबा काल। बाजीराव द्वितीय सबसे लंबा शासन। और 1851 से लेकर 57 तक नाना साहब धोंदूपंत, इनके बारे में हम जानते हैं। 1857 की क्रांति हुई। ठीक है, तो आइए डिटेल में करते हैं। यस, छत्रपति शिवाजी के बारे में अगर जानें तो 1627 में जन्म हुआ, 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। ये शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे, यानी कि छत्रपति शिवाजी शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है छत्रपति शिवाजी को। जन्म 27 में अभी हमने देखा, शिवनेर दुर्ग महाराष्ट्र। पिता शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान के यहाँ प्रथम श्रेणी के सरदार थे। बीजापुर के सुल्तान के यहाँ प्रथम श्रेणी के सरदार थे शाहजी भोसले, जो उनके पिताजी हैं। माताजी जीजाबाई। संरक्षक दादोजी कोंडदेव इनके संरक्षक थे। गुरु रामदास थे। आई थिंक गुरु रामदास तो तीसरे और चौथे, रामदास चौथे सिख गुरु हैं। राज्याभिषेक 1674 में रामगढ़ किला में हुआ था, यानी छत्रपति शिवाजी की बात हो रही है। राजधानी उन्होंने बनाया रामगढ़, और मृत्यु हो गई 1680 में अपनी राजधानी में ही। सर्वप्रथम पुणे की जागीर का कार्यभार संभाला। सबसे पहले इन्होंने पुणे की जागीर का कार्यभार संभाले, पुणे। और 1646 में तोरण का किला बनवाया। तोरण का किला किन्होंने बनवाया? छत्रपति शिवाजी ने। कब? 1646 में। तो क्वेश्चन आ सकता है ना। 1648 में पुरंदर का किला जीत लिया इन्होंने 1648 में। अभी आगे डिटेल देखेंगे। 1656 में बालाजी जावली का किला जीत लिया। जावली, यानी कि तोरण का किला जीत लिया 46 में, 48 में जीत लिया पुरंदर का किला, और 56 में जीत लिया इन्होंने जावली का किला। शिवाजी ने, यानी छत्रपति शिवाजी ने बाजीराव के सेनापति बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या कर दी।
यानी जो बीजापुर का सेनापति था उस समय अफजल खां, उसकी हत्या कर दी छत्रपति शिवाजी ने। और मुग़ल सेनापति शाइस्ता खां की हत्या कर दी। मुग़ल का एक सेनापति था शाइस्ता खान, उसकी भी हत्या कर दी। इसी कहानी हम आगे अभी डिटेल समझेंगे। तो शिवाजी को ये, चूँकि ये लोग षड्यंत्रकारी थे, मारने गए थे, तो बीजापुर के सेनापति अजमल खां, अफजल खां की भी हत्या कर दी। और मुग़ल सेनापति शाइस्ता खां, ये भी इनको मारने की फिराक में था, तो इसकी भी हत्या कर दी इन्होंने। 1665 में पुरंदर की संधि हुई शिवाजी और जय सिंह के बीच। शिवाजी और जय सिंह के बीच में 1665 में पुरंदर की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार आता है कि पुरंदर की संधि कब और किन के बीच में हुई थी। 1665 शिवाजी और जय सिंह। शिवाजी को अपने 36 किलो में से 33, जब संधि हो रही थी तो शिवाजी को अपने 36 किलो में से 23 किले 23 किले औरंगजेब को सौंपने पड़े। औरंगजेब को क्यों? क्योंकि जय सिंह औरंगजेब का सेनापति था। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुग़ल दरबार में रहना रहना होगा। मतलब कंडीशन रख दिया गया कि बाकी जो पैसे वैसे जो भी था, जब तक पैसे नहीं चुकाएंगे, जब तक ये हरजाना नहीं देंगे, तब तक शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुग़ल दरबार में रखना होगा। और ऐसे ही अंग्रेज़ों ने किया था, आई थिंक वॉरेन हेस्टिंग ने किया था, जब टीपू सुल्तान के दोनों बेटे को, मतलब टीपू सुल्तान को जो बोला गया कि हरजाना आपको देना पड़ेगा, अन्यथा मतलब जब तक हरजाना दे नहीं देंगे तब तक आपके दोनों बेटे हमारे यहाँ रहेंगे। तो सोचिए कितनी बड़ी बात हो गई ना। तो शिवाजी को 36 किले देने पड़े। 36 में से 23 किले औरंगजेब को सौंपने पड़े, क्योंकि ये जय सिंह से हार गए थे। और शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुग़ल दरबार में रहना पड़ा हो। आगे देखते हैं आगे क्या है। ओके, 1666 में अंग्रेज़ों की कैद से फरार हो गए। कौन? संभाजी, जो कैद में थे। 1666 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह का नाम पटना हुआ। गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ, पटना बिहार की राजधानी, 10वें गुरु थे। इन्होंने गुरु पद को समाप्त कर दिया 1666 में। सिखों के 10वें गुरु। शिवाजी ने 3 बार सूरत की लूट की। शिवाजी ने 3 बार सूरत, जो गुजरात में, की लूट की। कब लूटा सूरत को इन्होंने? 1669 में, 1670 में और 1672 में। शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक रामगढ़ किले में करवाया। काशी के पंडित गंगा भट्ट के द्वारा, तो इनका जो अभिषेक हुआ, राज्याभिषेक शिवाजी का, वो किन्होंने किया? गंगा भट्ट के द्वारा, जो कि पंडित थे कहाँ के? काशी, बनारस, उत्तर प्रदेश। यही तो मैं जा रहा हूँ, काशी, बाबा विश्वनाथ। वाओ, क्या मज़ा आएगा। 1677 में अपना अंतिम अभियान कर्नाटक में किया तथा जिंजी और बेल्लोर को जीता। जिंजी जगह का नाम है, बेल्लोर जगह का नाम है, इन दोनों को जीत लिया। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी का केंद्रीय प्रशासन की अगर बात करें, शिवाजी का केंद्रीय प्रशासन 8 मंत्रियों का समूह, अष्टप्रधान कहा जाता है। 8 मंत्रियों का समूह। पेशवा प्रधानमंत्री का पद था। प्रशासन से संबंधित सभी सैनिक और असैनिक कार्यों को देखते थे। पेशवा सबसे बड़ा पद होता था। सर ए नौबत सैन्य विभाग का एक प्रमुख व्यक्ति होता था। आमात्य, यानी आमात्य कहिए या मजूमदार कहिए, मजूमदार या आमात्य, आम व्यय का लेखा जोखा, आम व्यय का लेखा जोखा किया करता था। सचिव या शुरू में नवीश या चिटकिस, नवीस और सचिव शुरू में। तो ये सारा चीज़ राजकीय पत्राचार का कार्य करते थे।
जो राजकीय पत्राचार का कार्य करते थे व्यक्ति, उसको चिटकिस भी कहा जाता है, नवीस भी कहा जाता है, शुरू भी कहा जाता है और सचिव भी कहा जाता है। पंडित राव धार्मिक मामला देखते थे। पंडित राव क्या करते थे? धार्मिक मामला। सुमंत दीवार दबीर सुमंत बोलिए या दबीर बोलिए, विदेशी मामलों की देखरेख करते थे। हम लोग बाजीराव शिवाजी में सुने हैं ना सुमंत, उसमें एक कैरेक्टर होता है सुमंत। न्यायाधीश न्याय से संबंधित काम करते थे। सुमंत या वजीर विदेशी मामले देखते थे। धार्मिक मामला पंडित राव देखते थे। और राजकीय पत्राचार ये सचिव बोलिए, आज भी सचिव चलन में है। शुरू नवीस या चिटकीस, आमात्य या मजूमदार आम व्यय का लेखा जोखा रखते थे। सर ये नौबत सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। ये उनकी प्रशासनिक, और वो 8 मंत्रियों का समूह होता है जिसको अष्ट प्रधान कहते थे। पेशवा सबसे बड़ा पद होता था जो प्रधानमंत्री होता था। प्रशासन से संबंधित सभी सैनिक और असैनिक कार्यों को देखते थे। प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो प्रांतीय प्रशासन में क्या था? शिवाजी ने अपने साम्राज्य को 3 भागों में बांटा। शिवाजी ने अपने साम्राज्य को 3 भागों में बांटा, ठीक है। उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत और दक्षिण पूर्वी प्रांत। उत्तरी प्रांत में सूरत से पूना तक इनके प्रमुख जो बने थे मोरोपंत पिंगले। मोरोपंत पिंगले थे। उत्तर प्रांत जो कि सूरत और पूना तक, सूरत से पूना तक। दक्षिण प्रांत में समुद्री तटीय क्षेत्र एवं दक्षिण कोंकण शामिल था। समुद्री तटीय और दक्षिण कोंकण शामिल था दक्षिणी प्रांत में। इसके प्रमुख अन्नाजी दंतो थे। अन्नाजी दंतो दक्षिणी प्रांत के, उत्तरी प्रांत के मोरोपंत पिंगले। दक्षिण पूर्वी प्रांत की बात करें तो कोल्हापुर या कोल्हापुर और सतारा, और भी होंगे 1-2। इसके प्रमुख को बोला जाता है दत्ताजी पंत। मतलब उस समय जो व्यक्ति थे शिवाजी के, दत्ताजी पंत दक्षिण पूर्वी में। और प्रांत का प्रशासनिक विभाजन अगर देखा जाए तो प्रांत का प्रशासनिक विभाजन कैसे हुआ? महाल मतलब राज्य, परगना मतलब प्रांत, तरफ मतलब जिला, और मौजा मतलब गांव का समूह, ठीक है। मौजा, तरफ, परगना और महाल, ये 4 भागों में इन्होंने बांट दिया। मराठा साम्राज्य में भू राजस्व की रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू हुई। मराठा साम्राज्य में भू राजस्व की रैयतबाड़ी व्यवस्था लागू हुई। भू राजस्व का दानिक का भू राजस्व का 1/3 यानी कि 33% कुल अनाज का, यानी जो भी उत्पादन होगा उसका 33%, 1/3, 1/3 भू राजस्व होता था। पटेल का कार्य भू राजस्व की वसूली करना होता था। जो पटेल पद थे, पटेल लोग थे, वो भू राजस्व की वसूली करते थे। और कुल करगी माप और लेखा जोखा से संबंधित था। कुल करगी। और चौथ की बात तो हम सब जानते हैं। चौथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है सवाल परीक्षा में। क्या पूछा जाता है देखिए कि चौथ मराठा पेशवा अपने पड़ोसी राज्य से 1/4 हिस्सा चौथ के रूप में वसूलते थे। और सरदेशमुखी स्वयं के राज्यों से उनके आय का 1/10वां भाग हिस्सा वसूलते थे। सरदेशमुखी स्वयं के राज्य में, चौथ मराठा अपने पड़ोसी राज्यों में, जहाँ जहाँ जीत लिए थे लोग, जिससे जीत हासिल किए। शिवाजी के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाए तो संभाजी महाराज है। 1680 से लेकर 1689, 9 साल। मराठा सेनापति हमीर मोहिते की सहायता से यह शासक बना। ओके, जब शिवाजी के बाद संभाजी आए तो उसमें सपोर्ट किसका था? हमीद मोहिते। कन्नौज के कबीलस क्या है? कबीलस
स्थान का नाम हो, कोई जगह हो, जब भी देखते हैं। अभी कन्नौज के कपिलस को अपना मुख्य सलाहकार कोई व्यक्ति है, सॉरी फॉर दैट। कन्नौज के कपिलस को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय, यानी कि औरंगजेब का जो विद्रोही पुत्र था उसका नाम था अकबर द्वितीय, को इसने संरक्षण दिया। इसने मतलब संभाजी ने। 1689 में संगमेश्वर के युद्ध में मुबारक खां ने संभाजी की हत्या कर दी। 1689 में संगमेश्वर के युद्ध में मुबारक खां ने संभाजी की हत्या कर दी। देख रहे हैं आप लोग? ओके, दिख रहा है। देन क्या हुआ? शिवाजी के द्वारा स्थापित अष्टप्रधान को इसने समाप्त कर दिया। किसने? शिवाजी के बेटे संभाजी ने। ओके, राणा संगा की बात करें, सॉरी राणा संगा नहीं, राणा राम। राणा राम कौन है देखते हैं। 1689 1689 से 1700, यानी कि 21 साल। एक नया पद प्रतिनिधि का गठन किया गया। और जो नया पद है उसका नाम है प्रतिनिधि। कॉमा लगाना भूल गया, अपोस्ट्रोफी एस। एक नया पद प्रतिनिधि का गठन किया गया और पहला प्रतिनिधि प्रहलाद नीराज जी यहाँ पे लिखा प्रहलाद नीराज जी थे। यानी कि हम जब वो बाजीराव मूवी देख रहे थे तो उसमें प्रतिनिधि नाम का एक व्यक्ति होता है ना। मुगलों के आक्रमण के डर से कभी सिंहासन पर बैठा नहीं। कौन? राणा राम। 1689 से लेकर 1700 तक रहा, 21 साल तक, फिर भी सिंहासन पर नहीं बैठा। किसकी वजह से? मुगलों के डर से। और जो प्रतिनिधि पद, नया पद इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, वो पहला व्यक्ति था प्रहलाद नीराजी। शिवाजी द्वितीय तथा ताराबाई 1700 से लेकर 1717। शिवाजी द्वितीय तथा ताराबाई, यह राजा राम का पुत्र था। ये राजा राम जो है, अच्छा राजा राम है, राणा राम नहीं है। सॉरी, गलती हो गई। राजा राम, मैं भी उल्टा कर दिया यार। राजा राम कह रहे कि राजा राम के पुत्र थे शिवाजी द्वितीय। अपना क्षेत्र दक्षिण कर्नाटक तक सीमित रखा। इन्होंने अपना क्षेत्र दक्षिणी कर्नाटक तक सीमित रखा। यह काल मराठा के लिए संघर्ष का काल माना जाता है, शिवाजी द्वितीय का और ताराबाई। साहू जी की बात करें तो साहू जी 1717 से लेकर 1749। मराठा पेशवा साहू जी 1707 से लेकर 1749 तक। साहू जी संभाजी के पुत्र थे और छत्रपति शिवाजी के पौत्र थे। पौत्र मतलब नाती मतलब बेटी का बेटा। इनका लालन पालन मुगल कारावास में औरंगजेब की पुत्री जीनत उस निसा ने किया। ओके। औरंगजेब की पुत्री जीनत उस निसा ने इनका लालन पालन किया, साहू जी महाराज को, जब इनको उसमें रखा गया था। 1707 में साहू जी को मुगलों की कैद से बहादुर शाह प्रथम के द्वारा रिहा कर दिया गया। 1707 में साहू जी को मुगलों की कैद से बहादुर शाह प्रथम ने कैद कर दिया। साहू जी और ताराबाई के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हुई। सुकरखेड़ा के युद्ध में साहू जी ने ताराबाई को हराया और स्वयं को
अलग शासक नियुक्त किया। पेशवा पद की शुरुआत की साहू जी ने किया। पेशवा पद की शुरुआत साहू जी ने किया। पेशवा पद, पेशवा पेशवा पेशवा, जो साहू जी हैं, साहू जी ने पेशवा पद की शुरुआत करी थी। ओके, आगे देखते हैं दोस्तों। ये बस ये टॉपिक कर लेते हैं, फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे ये आंग्ल, क्या पढ़ेंगे, आंग्ल सिख युद्ध, तो ये अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके पहले ये ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि फिर वो पंजाब से रिलेटेड आ जाएगा, राजा रणजीत सिंह, सुकरचकिया वगैरह वगैरह आ जाएंगे, अमृतसर की संधि आ जाएगी, तो वो टॉपिक अलग है। अभी हम इसको कर लेते हैं। पेशवा अगर देखें तो पहला बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720। दूसरे जो व्यक्ति थे पेशवा थे वो बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740। और तीसरे जो है अगले, मतलब बाजीराव प्रथम के पालखेड़ा का युद्ध, हम लिखे दो ही हैं, 1 और 2। पहले बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 और बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740। पालखेड़ा का युद्ध 1728 में बाजीराव प्रथम के द्वारा मराठा पेशवा जीत गए और हैदराबाद के निज़ाम हार गए। किसमें? पालखेड़ा के युद्ध में। पालखेड़ा युद्ध कब हुआ? 1728 में। भोपाल का युद्ध 1737 से लेकर 38, 1737 से 38 मराठा जीत गए, निज़ाम हैदराबाद हार गए। बालाजी बाजीराव 1740 से लेकर 1761। पानीपत का तृतीय लड़ाई 1761 में हुई, हम सब ने सुना है, बहुत ही ज़्यादा बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। मराठा सदाशिवराव भाव छोड़िए, सदाशिवराव नाम सुने मूवी में भी, और विश्वास राव, अहमद शाह अब्दाली आया 1761 में और मराठा को तहस नहस करके चला गया। तो मराठा की स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई कि अंग्रेज़ हैप्पी हो गए, खुश हो गए कि अब मराठा का काम तमाम हो रहा है। माधव राव की बात करें तो 1761 से 72, नारायण राव की बात करें 72 से 73, इनकी हत्या हो गई थी। माधव नारायण की बात करें तो 73 से 96। बाजीराव द्वितीय 1796 से लेकर 1796 से 1818। आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत का प्रमुख कारण रघुनाथ राव की महत्वाकांक्षा और मराठा साम्राज्य में उत्तराधिकार की लड़ाई थी। आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत का मुख्य कारण था रघुनाथ राव की लड़ाई, ये महत्वाकांक्षा थे, और महाराष्ट्र साम्राज्य में उत्तराधिकार की लड़ाई थी। आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो अंग्रेज़ों और मराठों के बीच 3 युद्ध हुए। अंतिम रूप से अंग्रेज़ विजयी रहे। उत्तराधिकार की लड़ाई में नारायण राव के पुत्र माधव नारायण राव को जब उत्तराधिकारी बनाया गया तो रघुनाथ राव ने अंग्रेजी सरकार से संधि कर माधव नारायण राव की हत्या करवा दी। Okay, what happened man? There is a little something. अंग्रेज और मराठों के बीच में 3 युद्ध हुए। अंतिम रूप से अंग्रेज विजयी रहे। उत्तराधिकार की लड़ाई में नारायण राव के पुत्र माधव राव को जब उत्तराधिकारी बनाया गया तो रघुनाथ राव ने अंग्रेजी सरकार से संधि कर लिया। ओके, जब उत्तराधिकारी एक को बनाया गया तो दूसरे ने अंग्रेजों से मिल लिया। माधव नारायण राव की हत्या कर दी गई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 75 से 82। आंग्ल मराठा
संधियाँ क्या क्या हुई है इन लोगों से। पुरंदर की संधि हुई 76 में। ताल गांव की लड़ाई हुई 1779 में। बड़गांव की संधि जो हुई 1779 में, ये भी हुई। सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। ओहो, दिख रहा है, यस दिख रहा है। तो सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। बसीन की संधि हुई थी 1802 में। और इधर क्या है, द्वितीय आंग्ल मराठा की बात करें तो देव गांव की संधि हुई 1803 में। सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी 1803 में। राजपुर घाट की संधि हुई 1805 में। और तृतीय आंग्ल मराठा 1816 से लेकर 1819। नागपुर की संधि 1816। ग्वालियर की संधि 1817। पुणे की संधि 1817 और मंदसौर की संधि 1818। ये सब अभी जो हम पीछे पढ़े उसका कंक्लूज़न है। और यहाँ पे क्या है, लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का दमन किया तथा इतने ही पेशवा का पद समाप्त कर दिया। इसने ही पेशवा का पद, यानी पेशवा का पद समाप्त किसने किया, लॉर्ड हेस्टिंग ने। पिंडारियों का भी दमन किया। ओके दोस्तों, तो अभी लगभग 25-26 मिनट का वीडियो हो गया है। यहाँ से हम पढ़ेंगे आंग्ल सिख युग, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, अमृतसर, और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे औपनिवेशिक जनजाति ना। अच्छा, जनजाति से रिलेटेड वगैरह हम अभी करेंगे, बहुत सारी जनजाति की चीज़ें हैं। ओके, अंग्रेजी क्या करें, ये एक पेज पढ़ा दिया जाएगा, पढ़ लिया जाए। हाँ, इट शुड बी डन, हो जाना चाहिए। तब तक हम पढ़ेंगे आगे औपनिवेशिक शासन, कर लेते हैं कंप्लीट। आप लोग इतना पेशेंस बना के वीडियो देखते हैं, मज़ा आता है, हमको अच्छा लगता है कि है कोई तो है जो पढ़ रहा है इतनी समय, इतनी रात को भी। थैंक यू सो मच। दिन में पढ़िए, रात में पढ़िए, बस कान में लीड लगाइए, टहलते घूमते खाना पीना बनाते सब हो जाएगा। आइए देखते हैं आंग्ल सिख युद्ध। आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो दो संधियाँ हुई। एक तो लाहौर की संधि हुई, लाहौर की संधि जो मार्च 1846 में हुई। और भैरावाल की संधि हुई दिसंबर 1946 में। 1946 व्हाट काइंड ऑफ 1800। बहरावाल की संधि 1846 और लाहौर की संधि मार्च 1846। द्वितीय संधि की बात करें तो आंग्ल सिख सेकंड वाला 1848 से लेकर 1849। 1849 में पंजाब का विलय अंग्रेजों ने या अंग्रेजी राज्य में कर लिया। 7 अक्टूबर 1708 गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। 7 अक्टूबर 1708 गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु थे। गुरु पद को समाप्त कर दिया था इन्होंने। और जन्म पटना में हुआ, मृत्यु नांदेड़ में हुई। इनकी मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ने नेतृत्व किया। बंदा बहादुर, ध्यान रहे, यानी जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई उसके बाद कमान किसने संभाली, बंदा बहादुर ने नेतृत्व किया एवं बहादुर शाह प्रथम को चुनौती दे दी। बहादुर शाह प्रथम को ही चुनौती दे दी इन्होंने। 1715 में बंदा बहादुर को फर्रुखसियर ने पराजित किया। 1715 में बंदा बहादुर को फर्रुखसियर ने पराजित किया। 1716 में बंदा बहादुर की हत्या करवा दी गई और सिखों के 12 मिसल होते थे। रणजीत सिंह का संबंध सुकरचकिया मिसल से होता था। रणजीत सिंह का संबंध सुकरचकिया मिसल से होता था। जन्म अगर देखें रणजीत सिंह जी का 1680 में और मृत्यु 1639 में। ओह माय गॉड, कितने साल हो गए, 20। 1680 से लेके 1700 होना चाहिए ना, या फिर ये 1716 से लेके, क्या लिखता हूँ यार, क्या उल्टा सीधा कर रहा हूँ मैं। इट्स गेट भी 1739 में। अभी देखते हैं, इसको कंफर्म करते हैं डेट को दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। 1792 में
मात्र 12 वर्ष की उम्र में। ये 1792 मतलब ये 1700 है। 1780 में इनका जन्म हुआ, 1839 में मृत्यु हो गई और 1792 में 12 वर्ष की उम्र में ये शुकरचकिया मिसल का प्रमुख बने। शुकरचकिया मिसल का प्रमुख बने। इन लोगों के पास 12 प्रकार की मिसल होती थी। मिसल मतलब अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, ग्रुप है, डिवाइड है, अलग संप्रदाय इनका होंगे। तो राजा रणजीत सिंह की बात करें तो शुकरचकिया मिसल से 1799 में अफ़गानिस्तान के शासक जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया। रणजीत सिंह को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया किसने? अफ़गानिस्तान का शासक जमान शाह। ये वही जमान शाह है जो भारत पे आक्रमण किया था तो नदी में गिर गया था। क्या हाँ, तोप गिर गया था नदी में, तो रणजीत सिंह निकलवा के उसको भिजवा दिए उसके यहाँ, जमान शाह के यहाँ। 1802 में भंगी मिसल से अमृतसर को छीन लिया। यानी ये रणजीत सिंह ने 1802 में भंगी मिसल जो था, मिसल 12 था, उसमें से ये शुकरचकिया थे और भंगी मिसल से अमृतसर को छीन लिया। यानी अमृतसर में पहले कौन थे? भंगी थे। लाहौर को प्रशासनिक राजधानी बनाया रणजीत सिंह ने तथा अमृतसर को धार्मिक राजधानी बनाया। लाहौर हो गई प्रशासनिक राजधानी और अमृतसर हो गया धार्मिक राजधानी। रणजीत सिंह ने यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना को संगठित किए। रणजीत सिंह ने यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना को संगठित किए। 1809 में चार्ल्स मेटकाफ के साथ अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा ईरान के शाह सूजा से प्राप्त हुआ। ईरान के शाह सूजा से प्राप्त हुआ रणजीत सिंह को, और फिर रणजीत सिंह से दिलीप सिंह और दिलीप सिंह से ले लिए अंग्रेजों ने। 1839 में इनकी मृत्यु हो गई। अमृतसर की संधि 1809 में अमृतसर की संधि हुई। ब्रिटिश सरकार ने रणजीत सिंह की महत्वाकांक्षा को नियंत्रित कर दिया। राज्य की सीमा सतलज नदी के द्वारा निर्धारित कर दी गई। ब्रिटिश सरकार सतलज नदी के इधर और सतलज नदी के उधर जितना चाहे फैला सकते हैं रणजीत सिंह। मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, सतलज नदी के उत्तर में रणजीत सिंह का क्षेत्र। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दलीप सिंह। वाओ, दिस इज माय नेम बट माय नेम इज दिलीप, नॉट दलीप। दिलीप कुमार, दिलीप नगीना, यस। तो रणजीत सिंह का क्षेत्र मुल्तान में, कश्मीर में, पेशावर में। सतलज नदी के उत्तर में रणजीत सिंह का क्षेत्र पड़ता है। ओके, रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह आए। दिख रहा है जी? ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। बस एक पेज और है, उसके बाद खत्म। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे। लिखा है कि एंग्लो नेपाल वार। नेपाल के साथ एंग्लो नेपाल वार 1814 से 1816। सुगौली की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। सुगौली की संधि बार बार पूछा जाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग और गोरखा के बीच, गोरखा मतलब वही नेपाली, लॉर्ड हेस्टिंग ब्रिटेन के सुगौली की संधि हुई। इसी संधि से युद्ध समाप्त। अंग्रेजों ने नेपाल से गोरखा और कुमायूं का क्षेत्र, यानी नैनीताल, कुमायूं मतलब उत्तराखंड, नैनीताल, मसूरी, रानीखेत इत्यादि अंग्रेजों ने नेपालियों से गोरखा और कुमायूं क्षेत्र को जीत लिया या प्राप्त किया। कुमायूं में नैनीताल, मसूरी और रानीखेत है। नेपाल ने सिक्किम राज्य से अपने समस्त अधिकार वापस ले लिया। 1850 आते आते डलहौजी ने सिक्किम को भारत में मिला लिया और
काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट नियुक्त किए गए। काठमांडू के एक ब्रिटिश रेजिमेंट द्वारा नियुक्त किए गए। 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975 या 76 है। सिक्किम को 12वां राज्य बनाया गया। एंग्लो बर्मा वार, ये नेपाल वाला वार है, एंग्लो बर्मा वार। आंग्ल बर्मा संघर्ष के बारे में तो बर्मा को 3 युद्धों और संधियों के पश्चात भारत में मिलाया गया था। लॉर्ड एम हर्स्ट ने मणिपुर एवं असम के उनके प्रवेग को लेकर 1824 में युद्ध लड़ा। अंततः 1826 में यांडूब की संधि के आसपास युद्ध साम्राज्य डेवलप हुआ। इस देर एनी आइए देखते हैं। बस एक छोटू सा टॉपिक बचा, बस यहाँ तक खत्म। तो हम पढ़ रहे थे आंग्ल बर्मा संघर्ष। बर्मा को 3 युद्धों और संधियों के पश्चात भारत में मिला लिया गया था। लॉर्ड एम हर्स्ट कौन थे? एम हर्स्ट ने मणिपुर एवं असम जिसको बोलते हैं, उनके उनके प्रवेश को लेकर 1824 में युद्ध लड़ा गया। अंततः 1826 में यांडूब की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। 1852 में डलहौजी ने वर्मा के साथ युद्ध किए एवं लोअर वर्मा के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। डलहौजी की बात हो रही है। 1861 में तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार ने वर्मा एवं मणिपुर के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया, परंतु वर्मा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। क्यों और कैसे वो देख लेते हैं। जो भी हो, 1885 में लड़ाई मत करो, हिंसा से दूर रहो। 1885 में लॉर्ड डफरिन वही है जो कांग्रेस के गठन में लोगों का कथन है कि कांग्रेस सभा के गठन का उपज डफरिन के दिमाग की उपज है। करेक्ट। 1885 में लॉर्ड डफरिन ने आंग्ल बर्मा का तीसरा युद्ध लड़ा और 1 जनवरी 86 को बर्मा में ब्रिटिश भारत प्रांत का हिस्सा बना लिया। 1835 तक बर्मा की यही स्थिति रही। 1935 तक, जब भारत शासन अधिनियम 1935 में बना। 1937 में ब्रिटिश लोग बर्मा को भारत से अलग उपनिवेश के रूप में देखने लगे। 1948 भारत ने बर्मा को हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। 1948 में भारत ने बर्मा को हमेशा के लिए अलग कर दिया। ओके दोस्तों, तो अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ने जाएंगे औपनिवेशिक भारत में जाति, जनजाति, नागरिकता, किसान विद्रोह इत्यादि चीज़ें देखेंगे। तो ये वीडियो हम अगले दिन शूट करेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच, और आप लोग लगे रहिए कंटिन्यू। मेरे पास बहुत शानदार नोट्स हैं, और ये सारे नोट्स ये अगर आप इस कंप्लीट कर लेंगे ना, इसमें हम छोटे वीडियो बनाएंगे। 25-30 को अगर वीडियो बन जाएगा तो पूरा INM यानी कि जो आधुनिक इतिहास है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो पूरा कवर हो जाएगा। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।